प्यारे सहपाठियों एवं नन्हे प्यारे बच्चों, मैं विकास कुमार गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर आपको क्रांतिकारी इस्तकबाल देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसी के 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसी के शुभ अवसर पर हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र में सभी लोग विभिन्न प्रकार के अलग धर्म, अलग जाति, अलग सभी चीज से अलग अलग से आते हुए भी राष्ट्र में एक है और ये हमारा देश एक है। लेकिन क्या हम जो हमें आजादी मिली है, इस आजादी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। जिस आजादी के लिए इतने लड़ रहे हैं, इसका मायने सिर्फ यह नहीं होता है कि हम तिरंगा झंडा लहरा लिए, वो राष्ट्रीय गीत गा लिए और झंडा तोलन कर लिए। इसका मायने सिर्फ यह नहीं होता। इसका मायने अगर सच में हमें जानना है तो हमें अपने पूर्वजों, अपने क्रांतिकारी वीरों और उन सभी नौजवानों को याद करना होगा जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा बहा के हमें इस मुकाम पर लाकर खड़े किए हैं। इस मुकाम पर आने के लिए हमारे देश के कितने बहनों का सिंदूर मिट गया और कितने भाइयों का भाई शहीद हो गए। लेकिन इस आजादी से हमें क्या, इस कुर्बानी से हमें क्या मिला है? हमें सच में हमें आजादी मिली है क्या? आज इस देश के आज प्रत्येक नागरिक के पास वो सभी सुविधा उपलब्ध है जो उन्हें मिलनी चाहिए? क्या प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या देश के प्रत्येक नागरिक के बच्चे को जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ये इसका क्या पता है? क्या इस देश के किसान आज खुश हैं? क्या आज देश में भुखमरी नहीं है? क्या आज इस देश में इन सभी शरारतों का जवाब होगा? नहीं। मैं कहना चाहूँगा भैया, आप कौन सी आज़ादी पाए हैं? कौन सी आज़ादी पाए हैं जिससे इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं? कौन सी आज़ादी पाए हैं जिसके अवसर में इस दिवस में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारी सरकार के द्वारा हमारे देश में जैसी जैसी कानून लाई जाती है, क्या इस सत्ताधारी सरकार से हमारा किसान, जवान, नौजवान और देश के आम आवाम सभी संतुष्ट है? क्या वे सभी परेशान नहीं है? मौजूदा सरकार में जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा को नीलाम किया जा रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा को बर्बाद किया जा रहा है, निजी संपत्ति में तब्दील किया जा रहा है, क्या ये हमारे लिए भविष्य में गुलामी में हमें नहीं कर सकता है? जिस तरह से रेलवे को भेजा गया, जिस तरह से प्लेटफॉर्म को निजीकरण किया गया, जिस तरह से आज एयरलाइन से इंडिया का निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से डाक विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, क्या यह हमें भविष्य में गुलामी की ओर नहीं ले जा सकती है? जिस तरह अंग्रेज भी आए थे इस भारत में व्यापार करने के लिए, उसी तरह जिस समय भाई नरेंद्र मोदी आए थे हमारे देश में, तो वो कह रहे थे कि हमें ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन जिस समय वो आए तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आए। जिस तरह से वो बोले थे कि जिस समय नोटबंदी किया गया था उस समय बोले थे कि हम देश के प्रत्येक नागरिक को विदेशों पर इतना धन लाएंगे, काला धन जो इस देश के नेताओं के द्वारा विदेश में रखा गया है, ये जो उनसे वादा किया गया था, इसके लिए नागरिकों को कहा गया था कि आप खाता खुलवाइए। तो नागरिकों का ने खाता खुलवाया और उसमें 500 रुपया लगा था नागरिकों को। वो अब तक भी इंतजार कर रहे हैं और बैंक में बार बार जाके चेक कर रहे हैं कि भाई मेरा पैसा आया है कि नहीं। दूसरे जब चुनाव आया था 2019 का, उसमें भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया स्कीम लाया गया था, जिसके तहत जनधन योजना गैस के तहत आप अपना गैस का फ्री में ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं उसमें, जिसके तहत
नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पूरे करोड़ों रुपए के खर्च करके उनको बाद में जब ये व्यवस्था हो गया और उनसे पूछा गया कि आपको बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि सभी देश के सभी नागरिकों को गैस कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, मतलब कहाँ से आया? तो उसमें बोला गया, नरेंद्र मोदी बोले कि जब हमारी माँ, जब हम बचपन में थे, हमारी माँ खाना पकाती थी तो हमारी माँ के आंख में आंसू आ जाता था, इसीलिए मैं ये गैस कनेक्शन लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई नरेंद्र मोदी से कि आपने अपने माँ के आंसू पोंछने के लिए गैस कनेक्शन लगाए, कि देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस देश के नौजवान जो डिग्री लेकर इधर से इधर भाग रहे हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, देश में प्रत्येक साल 7 लाख इंजीनियर निकलता है, जिसमें 1.5 लाख इंजीनियर को बहाली किया जाता है, तो 5.5 लाख इंजीनियर बौखलाते हैं इधर से उधर। वो अपने उसके माता पिता एक कमजोर तबके के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि माँ आज इंजीनियरिंग कर लिया हो, अभी नौकरी नहीं मिला है, एमएससी उससे आगे पढ़ाई के लिए हमें रुपया दीजिए। वो उससे आगे पढ़ाई के लिए उनसे गरीब अपने रुपया देते हैं, फिर भी वो उन्हें नौकरी नहीं हो पाते हैं। क्या वो आज इस तरह के जो माहौल बन रहा है देश में, जो ऐसी बेरोजगारी की व्यवस्था जो है, वो हमारे इस मौजूदा सरकार के द्वारा जो व्यवस्था चलाया जा रहा है, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरा साबित है। आज तनाव बढ़ रहा है, जिस तरह से आज समाज में तनाव बढ़ रहा है, वो हमारे भविष्य सभी बहन से एक बात कहना चाहूँगा कि समाज में, जब आपके समाज में जब कहीं ड्रामा होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, तो आप वहाँ पर मुँह उठा के चले जाते हैं, देखते हैं, भर रात देखते हैं, लेकिन आपके गांव के एक नुक्कड़ पे, एक किनारे में जहाँ स्कूल होता है, उस स्कूल में, जिस स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य बन रहा है, जिस स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल निखार हो रहा है, उस स्कूल में कभी नहीं जाते हैं कि हमारा बच्चा को क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं देखने जाते हैं। लेकिन आप ड्रामा ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए जरूर जाते हैं। ये आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल हो, कभी आईएएस बने, कभी इंजीनियर बने, कभी डॉक्टर बने। आप एक अनपढ़ के कतार में खड़े थे और अपने बच्चों को भी अनपढ़ के कतार में खड़े रखना चाहते हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी से भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी इस व्यवस्था के लिए सही नहीं है। आप भी जिस तरह से आज के युवा पीढ़ी फेसबुक, व्हाट्सएप और वगैरह जिस तरह से अपना समय बिताते हैं, आज के युवा पीढ़ी में मैंने इस लॉकडाउन में एक विशेष प्रकार का लक्षण देखा है। वो एक विशेष प्रकार के अग्नि में ज्वलित हो रहे हैं। उस अग्नि का नाम है इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव और ना जाने क्या क्या देते हैं। इस जैसे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई, जिस समय तुम इश्क, मोहब्बत और प्यार के गम में डूबे रहते हो, उस समय देश के क्रांतिकारी, उस समय देश, उसी उम्र में देश के क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव ब्रिटिश सरकार के लिए बम बना रहे थे। जिस समय तुम अपने फेसबुक के, व्हाट्सएप के स्टेटस बदल रहे थे, उस समय देश के क्रांतिकारी युवा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। मैं इसलिए आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपने आप को मिटा दो, अपने आप को कुर्बान कर दो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो आपके माता पिता आपको इतना से अच्छा से पढ़ाते हैं, आपको इतना अपना मेहनत की कमाई से पढ़ा लिखा के अपने भविष्य बनाना चाहते हैं, आप उनके आशा को ठुकरा के अपने इस मोहब्बत और न जाने क्या क्या में डूबे रहते हैं। तो मैं उन युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा, अरे क्यों मरते हो उस बेवफा सनम के लिए? क्यों मरते हो उस बेवफा सनम के लिए? अरे मरना ही है तो शहीद हो जाओ वतन के लिए।
बेवफा सनम के लिए मरोगे तो कोई गुल न खिल पाएगा, अगर देश के लिए शहीद होगे तो तुम रानी लक्ष्मीबाई और वीर भगत सिंह बन के बार बार आएगा, बार बार आएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज जो ये पर्व हो रहा है वो एक नारी शक्ति के रूप में पर्व हो रहा है। भारत भी एक माँ है और नारी शक्ति है, तो इसके बारे में उपलक्ष्य में आज नारी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से आज नारी पहुँच चुकी है, इसी तरह आज नारी को कहीं न कहीं समाज में आबाद रहे तू, मैंने अपने कविता का एक आबाद रहे तू। भारत के सौंदर्य का निशान होती है बेटियां, भारत के सौंदर्य का निशान होती है बेटियां, अभी ने पर्दे के निशान होती है बेटियां, फिर देखिए की पहचान होती है बेटियां, फिर देखिए की पहचान होती है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आज भी दरिंदों के लिए शान की जान होती है बेटियां, आज भी दरिंदों के लिए शान की जान तू होती है। ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सरकार की भावना से नहीं देखते हैं कि हर उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हर माँ का तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी